डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी की जाएगी, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करना पागलपन की बात है, इदारों की निजकारी के अलावा कोई हल नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी के साबिक तर्जुमान जाहिद खान साहब मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करना पागलपन की बात है, इदारों की निजकारी के अलावा कोई हल नहीं है। जी देखें, पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत सी खबरें ज़ाहिर के मुल्क के अंदर भी जन्म ले रही हैं, लेकिन ये है कि इस वक्त ज़्यादा जो लोगों की तवज्जो है और जो बात एक तवील अरसे से मैं कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आगे जो भी मंजरनामा तलू होगा, 2-3 बातें अपनी पुरानी में रिपीट कर दूं। एक तो यह है कि खान साहब के बाद एक ब्लैक होल होगा, ये बात मैंने कही थी। और ब्लैक होल जो है वो PDM 1 हो, PDM 2 हो, वो केयर टेकर सेटअप हो, वो उसके बाद एक ब्लैक होल है और वो ब्लैक होल चलता जा रहा है और उसमें उसके कोई ख़त ख़ाल वाज़े नहीं हो रहे, क्योंकि इस ये जो अरेंजमेंट है या जो सिस्टम है ये तो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया और किसी भी महाज पे इसने कुछ डिलीवर नहीं किया। अब मामला ये है कि यहाँ जाहिर है कि सिस्टम की हुकूमत में और सिस्टम में फ़र्क है। हुकूमत तो जाहिर है कि एक हुकूमत होती है, उसमें कोई इलेक्टेड लोग होते हैं, उनका फिर कोई वो ओनरशिप लेते हैं उसकी, वो अच्छे बुरे कामों की ओनरशिप। यहाँ तो ये सारा मामला है कि 2.5-3-4 साल से ये सारे जो हैं, जो सारे लोग इस अरेंजमेंट में मौजूद हैं किसी न किसी सूरत में, वो सिर्फ जो है वो इसलिए मौजूद हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसको रिप्लेस करने के लिए ये सेटअप मौजूद है। अदरवाइज तो ये सेटअप जो है, ये अरेंजमेंट जो है, इसकी कोई मंतक नहीं है खुद इनके अपने नज़दीक भी। अच्छा, अब ये है कि सवाल ये है कि ठीक है, एक सेटअप है, एक अरेंजमेंट है, लेकिन ये है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, ठीक है। और डिलीवर उसकी ओनरशिप नहीं है तो डिलीवर भी नहीं करेगा, जबकि ओनरशिप ही नहीं है उसकी। और अगर सारी बातें ही जो हैं वो हम यहाँ पे ले जाएं कि जी ये जो है, ये चूँकि ज़िया-उल-हक के दौर में हुआ था, ये अयूब खान के दौर में हुआ था, ये जो है भुट्टो साहब के दौर में हुआ था, ये ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में, ये जो है वो खान साहब के दौर में, और ये मौजूदा सेटअप ने तो सारा जो है वो आधा डाल दी है ज़िया-उल-हक साहब पे, आधा डाल दी है अयूब खान पे, आधा डाल दी है जो है वो खान साहब पे, ठीक है ना। तो ये अरेंजमेंट तो ऐसे ही चल रहा है। अब इशू ये है कि हालांकि अक्सरियत जो है ये उन्हीं अदवार की पैदावार है। बहरहाल अब इशू सारा ये है कि जो 3-4 मामलात हैं वो दरपेश हैं, और अगर हम ये आने वाले चंद दिनों को देखें या कांस्टेंट, मैं जो बात कहता हूँ कि ये 3-4 इश्यूज हैं। एक इकॉनमी का इशू है पाकिस्तान का, जो बड़ा गंभीर इशू है, वो जो था ना, इट्स ऑल इकॉनमी स्टूपिड, तो ये इकॉनमी का एक सवाल है। दूसरा जो है वो सोशल अनरेस्ट, और सोशल अनरेस्ट अगर रहेगा तो इकॉनमी का मसला रहेगा, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी तो मुल्क के अंदर क्या, मुल्क के बाहर से भी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी। और अब जो है वो एक बड़ा मामला जो दरपेश है वो ये है कि कल से IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा, वो IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान इसलिए आ रहा है कि हम अहदाफ पूरे नहीं कर सके FBR के। FBR ने एक उनके साथ कमिटमेंट्स की IMF के साथ कि जी हम ऐसे करेंगे, इस्लाहात करेंगे, निजकारी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और कोशिश भी यकीनन यहाँ से कुछ लोगों ने शायद की हो, लेकिन ये है कि वो कैसे पूरा कर लेंगे। मतलब आप यहाँ पर जो एलीट है वो तो इस अरेंजमेंट का हिस्सा है। जब तक आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, जब तक आप रूल ऑफ लॉ नहीं लाते, और जब तक ये लोगों के अरबों खरबों डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं, तो उस वक्त तक कौन आके, उन्हीं मुल्कों से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो, और यहाँ से जो है वो पैसा बाहर जा रहा है, और बच्चे को पता है कि कितने अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं बाहर के अकाउंट्स में। कभी वहाँ से पनामा लीक आ जाता है, कभी वहाँ से दूसरा लीक आ जाता है, तीसरा लीक आ जाता है। इररेलेवेंट हो गए हैं सारे इश्यूज, क्योंकि मामला ये है कि ये जो है ये तो अब इस सिस्टम में तो करप्शन इशू नहीं है। इशू ये है कि आप जो है वो मतलब तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं या तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो अगर तो साथ हैं तो फिर ठीक है, आप चाहे वो
IPP उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जो भी कर लें, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब ये एक गुफअप हुआ सारा मामला। और इसीलिए मैं जो बार बार बात कह रहा हूँ कि शायद ये एक सोच पैदा हो रही है और इस सोच को आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत अच्छा है कि ये आगे बढ़े, कि इसमें जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ उनके बानी के साथ कोई मामलात आगे खुलें, और उसके कोई इंडिकेटर्स भी हमें मिल रहे हैं। और वो इंडिकेटर्स अगर इस सूरत में ना मिलें कि जी उनके साथ कोई डील का तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई बातचीत हो रही है, इस सूरत में अगर मैं नहीं भी करूंगा तो ये तो तय है ना कि ये सेटअप अपनी जगह, ये अरेंजमेंट कोलैप्स हो चुका है, बिल्कुल सिस्टम एक फारग हो चुका है। इस सिस्टम का कोई ओनर नहीं है, इसको कोई ओन नहीं कर रहा, ठीक है ना, कि हम कोई जवाब दे लोगों में बैठ के और बताए भाई कि ये इकोनॉमी का क्या हाल है, और अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ कैसे हो रहा है, और ये लोग मुल्क इतना क्यों छोड़ के बाहर जा रहे हैं, और क्या मसाइल हैं, सवाए इसके कि बाहिनी हाथों से ये फलाना ये काफ़ी जो है वो हम इसको काफ़ी सालों से सुन चुके हैं। और ये जो बार बार ये जुमले एक दोहराए जाते हैं तो इसका दुनिया में कोई अच्छा असर नहीं जाता। जो स्टेबल मुल्क होते हैं वो बड़े तरीके से चल रहे होते हैं, वो आईनी हाथ कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, वो सुबह शाम आईनी हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ना FBR में ना बाकी जगहों पे। तो अब ये है कि वो आईनी हाथ जो है वो पता नहीं उनका क्या रिजल्ट निकल रहा है, ना आईनी हाथों का रिजल्ट निकल रहा है, ना कुछ और मामलात का। तो इसलिए ये सिस्टम कोलैप्स, और यकीनन ये आने वाले दिनों में कोई ना कोई रुख इख्तियार करेगा बेहतरी की तरफ। बेहतरी की तरफ रुख इसलिए इख्तियार करेगा कि इससे बदतर तो सूरत हाल हो नहीं सकती, तब जो भी कुछ होगा इससे बेहतर ही होगा। ये मेरे पास लॉजिक है, यही लॉजिक है फिलहाल। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि IMF का देखिए ना, इकोनॉमी एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, तो उसके ऊपर जो है वो मतलब हर बात करने को तैयार हैं लोग सारे, और अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड इसको करने को तैयार नहीं है, हर बात करने को तैयार है। ये बताने को तैयार नहीं है कि एलीट कैप्चर जो है वो कौन से एलीट्स हैं। मतलब इस अरेंजमेंट में अगर औरंगजेब साहब एक 50, 60, 100, 200, 500, 1000, 20,000, 50,000 लोगों का कोई एलीट्स की एक नाम ही सामने ले आए तो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। लेकिन वो जो कि खुद उस अरेंजमेंट का हिस्सा है, बदकिस्मती के साथ अच्छे आदमी है, नफीस आदमी है, और इस अरेंजमेंट में वो मतलब है कि ठीक है वो आए हैं, लेकिन उनके कोई बहुत ज़्यादा स्टेक्स तो नहीं है, तो वो चले जाएंगे, उनसे काम नहीं होगा तो चले जाएंगे, किसी वक्त भी कोशिश पूरी कर रहे हैं वो। लेकिन ये कि अब निचकारी भी नहीं हो रही, अब ये है कि वो FBR ने अहदाफ भी पूरे नहीं किए, तो अब क्या होगा, मिनी बजट आएगा, टैक्स लगाए जाएंगे, वहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगी ना आपसे, और साथ ही सऊदी अरेबिया की तरफ से अब हम देखते हैं कि वहाँ से हमें कोई मामला तय हुए नहीं हुए, चाइना के साथ हमारे कोई मामला तय हुए, इकॉनमी के मामला फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हैं, और फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस वक्त जो है वो ये भी हमने देखना है कि भाई CPEC 2 का क्या हुआ, तकारीर करके और शोर शराबा, क्योंकि अफगानिस्तान ये बलूचिस्तान के हालात जहाँ पर हम बात करते हैं दोबारा CPEC की, तो वहाँ पे दहशतगर्दी शुरू हो जाती है, तो वो और चाइना भी उसके ऊपर जाहिर है कि उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हम सब जानते हैं। तो ये देखना ये है कि कैसे ये अरेंजमेंट जो है ये कैसे मतलब है कि निकलता है इन मामलात से, और कैसे इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आती हैं, और कैसे जो है वो आगे मामला चलते हैं। क्योंकि ये जो है ये तो बहुत अच्छा हुआ था कि IMF का प्रोग्राम हम चले गए थे, उसके बाद कोई चारा नहीं था, बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन ये है कि वो एक महंगा कर्ज और शराइत और बाकी सारे मामला तो वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, और एलीट के अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, आप जितना मर्जी पैसा बाहर से उधार लेकर आते रहें, आप लोगों में जितने मर्जी टैक्सेस लगाते रहें, और लोगों सोशल अनरेस्ट और मतलब है कि उसके नतीजे में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोगों के बिजली के गैस के बिल्स, ये बिल वो, और अरबों डॉलर जो हैं वो बाहर जा रहे हैं और गए हैं इस पूरे अरसे में। अच्छा, तो और जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं, क्योंकि मेरा आपसे ना करप्शन एक तरह से लीगलाइज हो गई है, अब तो करप्शन का जिक्र ही नहीं हो रहा। अब तो ये हो रहा है कि भाई वो करप्ट आदमी था, ठीक है, लेकिन यार ठीक है ना, वो अब अलग हो गया है, वो तो दूसरी पार्टी में चला गया। तो इस तरह से अगर मामला चलेंगे तो फिर ये तो बात इस तरह से नहीं बनी। अक्रॉस द बोर्ड सबका इंतजाम होना चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग ही क्यों ना हो, और चाहे वही क्यों ना हो जो कि IPPs में चले गए थे, या जो भी हो, एलीट कैप्चर नहीं होगा तो कैसे आप लोगों के ऊपर ये FBR के टैक्सेस लगा के सैलरीड क्लास को, और आप उनको मारते रहेंगे। तो देखते हैं अब कि IMF के साथ हमारी जो यहाँ पे टीम्स बैठी हैं वो किस तरह से मुज़ाकरात करती हैं,
और किस तरह से मामलात को आगे लेके चलती हैं। लेकिन मैं हमेशा ही बात कहता रहा हूँ कि इकॉनमी जो है वो सोशल अनरेस्ट और सिक्योरिटी का क्राइसिस, आप जब तक इकोनॉमिक हिटमैन्स को या इकोनॉमिक टेररिज्म को या माशी दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाएंगे, आप कभी जो बड़ी हार्डकोर दहशतगर्दी हो रही है बदकिस्मती से, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मेरा नुक्ता नज़र रहा है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरह से IMF के लोग आते हैं और उनसे क्या बातचीत होती है। और ये भी कि जो सऊदी अरेबिया में जो वहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमाओं का इजलास हो रहा है जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। और वहाँ पर जाहिर है कि अब सऊदी अरेबिया में एक नई दुनिया, ज़ाहिर ट्रंप के आने के बाद एलामिया क्या आता है वहाँ से मुख्तलिफ इश्यूज़ के, मुख्तलिफ बहरानों के ऊपर जो है वो जो जारी हैं, जो लेबनान भी उसमें यकीनन मौजूद होगा वहाँ पर, तो उनकी तरफ से क्या बात आती है, सीरिया की तरफ से क्या बात आती है, इराक़ की, तो ये सऊदी अरेबिया की समिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें पैलेस्टाइन के हवाले से क्या बात सामने आती है, और इजिप्ट भी उसमें होगा, ज़ाहिर और मुल्क भी होंगे। तो ये देखना है कि उसमें क्या आलामिया सामने आता है। और दूसरी जो उसमें बात है वो ये है कि जो दो लोगों को, ये टीम अब वाज़े हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो वाज़े हो रही है और दुनिया भी तेज़ी से तैयार हो रही है। उसको भूल जाएं आपके 20 जनवरी को ऑफिस में आएंगे, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे एक इंतज़ामिया लेमडक होती जा रही है और दूसरी इंतज़ामिया तेज़ी से जगह उनकी ले रही है। और बुध जो है, बुध का रोज़ मेरा ख्याल 13 तारीख होगी बुध को प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बाइडेन हैं, आउटगोइंग प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप को वाइट हाउस बुला रहे हैं। ये बड़ी एक खुशाइंद बात है कि वाइट हाउस बुला रहे हैं और ट्रंप जो हैं वो वाइट हाउस जाएंगे। 2016 में भी ओबामा, जो प्रेसिडेंट ओबामा थे आउटगोइंग प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेसिडेंट, उस वक्त के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो ट्रंप थे, दोबारा ट्रंप ही थे, तो ट्रंप को उन्होंने बुलाया था वाइट हाउस में बुला के और ब्रीफिंग्स वगैरह दी थी और एक तरह से अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया था। तो वो लेकिन जब 2020 का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे उन्होंने नहीं बुलाया, जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन को इनवाइट नहीं किया था उन्होंने वाइट हाउस में। लेकिन अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने इनवाइट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पर डेमोक्रेट्स भी होंगे और जाहिर है उनके साथ उनकी रिपब्लिकन्स की टीम भी होगी। और ये अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या दोनों के दरमियान क्या मुलाकात होती है, और मुलाकात अगर होती है तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि वो एक तरह से ट्रांजिशन होगी पावर की। अच्छा, दो लोगों को जो मैंने आपसे कहा ना, तेज़ी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की टीम्स सामने आ रही हैं और वहाँ से खदो खाल वाज़ेह होने शुरू हो जाएगी। उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ का तो ऐलान कर दिया सूरी वाइस का, लेकिन ये कि उसके साथ ही दो लोगों को उन्होंने अपनी टीम में आने से, जो कि उम्मीदवार थे उनकी टीम में आने के लिए, बहुत बड़े उम्मीदवार थे, और वो जो है उनको, और दोनों सेक्रेटरी स्टेट बनना चाहते थे, यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन की जगह जो है वो सेक्रेटरी स्टेट या सेक्रेटरी डिफेंस की पोजीशन भी चल रही थी इनमें से दोनों, लेकिन दोनों जो है इनको उन्होंने आउट कर दिया। अच्छा, एक तो उसमें से आउट हो गए जो है वो माइक पॉम्पियो जो है वो, उनके आउट होने का मतलब ये, माइक पॉम्पियो जो है ये बड़ी इनकी यूनिक पोजीशन इसलिए रही है कि ये जो है ये सेक्रेटरी स्टेट भी रहे, सेक्रेटरी स्टेट, और उससे पहले ये डायरेक्टर CIA भी रहे। लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि ये जब ट्रंप चले गए तो इनके दिल में ये भी रिपब्लिकन ही है, लेकिन और ट्रंप की टीम के अंदर ये रहे माइक पॉम्पियो, उनके सेक्रेटरी स्टेट भी और CIA डायरेक्टर भी। लेकिन बाद में इन्होंने ट्रंप के अगेंस्ट बयानात वगैरह दिए शुरू में, और फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने, इनके दिल में ये भी आया कि मैं 2024 के इलेक्शन खुद लड़ता हूँ, और फिर इन्होंने एक दो जगह पर ये बात भी की कि मैं ट्रंप के ऊपर इन्होंने तनकीद भी की, और इन्होंने, लेकिन बाद में ये हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि मैं ट्रंप की जो है वो हमायत करूंगा और ट्रंप जो है वो बहुत अच्छे आदमी है। और फिर उसके बाद ये कोशिश कर रहे थे कि ये वहाँ पर जगह लें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कोई जगह संभाल लें। तो ट्रंप जो है उन्होंने माइक पॉम्पियो को तो आउट कर दिया। अच्छा, अब माइक पॉम्पियो को आउट कर दिया
तो अब ये जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि माइक पॉम्पियो की जगह कौन लेगा। दूसरा, उन्होंने जो आउट किया, अब मैंने कहा टीम्स छोटी होती जा रही हैं। दूसरा जो उन्होंने आउट किया वो निकी हेली को आउट कर दिया। अच्छा, निकी हेली जो है ये सेवेंथा पार के बाद ये यूनाइटेड नेशंस में हमायत करती रही हैं अमेरिका की, यानी उनकी मंदूब रही हैं। और ये जो है ये अच्छा, इन दोनों शख्सियात में एक बात कॉमन है। निकी हेली जो है वो तो बाकायदा मद्दे मुकाबिल आ गई थी रिपब्लिकन कैंडिडेट के तौर पे, जो है वो यानी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले पे वो तकरीबन जो प्राइमरीज वगैरह हो रहे थे, तो निकी हेली उसमें आखिर में आउट हुई। और निकी हेली तो रिपब्लिकन एक तरह से उम्मीदवार थी। तो निकी हेली ने बाद में जो है वो कहा कि अच्छा ठीक है, मैं रेस से आउट हो जाती हूँ, और ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने एंडोर्स कर दिया। लेकिन उनके दिल में एक दबी दबी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह से ट्रंप इंतज़ामिया का हिस्सा बन जाएं। तो निकी हेली को भी ट्रंप ने जो है वो आउट कर दिया अपनी टीम से। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो सारे लोग जो हैं जो मेरे अच्छे बुरे वक्त के साथी नहीं हैं, वो मेरी टीम से उनको उसी तरह से परखा जाएगा। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी तरफ से सेक्रेटरी डिफेंस का दो पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। एक तो ये है कि बल्कि दो तीन पोस्ट हैं। एक तो ये कि डायरेक्टर सीआईए कौन होंगे, दूसरा ये कि सेक्रेटरी डिफेंस कौन होंगे, और तीसरा ये कि सेक्रेटरी स्टेट कौन होंगे। तो किसी भी वक्त इनके नाम आने शुरू हो जाएंगे, और इनके जब नाम आने शुरू हो जाएंगे, अच्छा माइक रॉजर्स हैं, एक माइक रॉजर्स हैं जो डार्क हॉर्स हैं। उनके लिए डार्क हॉर्स मैं इसलिए कहूँगा कि वो जो हाउस की आर्म्ड कमेटी है उसके वो सरबराह हैं, उनका नाम भी चल रहा है। रिपब्लिकन हैं, ट्रंप के बहुत सपोर्टर हैं, बहुत लॉयलिस्ट हैं, उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन अच्छा, टॉम कॉटन का तो पहले जिक्र कर चुका हूँ, और माइकल वॉल्स का भी जिक्र कर चुका हूँ। उनका सेक्रेटरी डिफेंस की दौड़ में ये हैं, तो यहाँ से क्लैरिटी आएगी पेंटागन के ऊपर। जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी कोशिश होगी, और पेंटागन के अंदर भी जो बेचैनी है, वहाँ पर कोई सेक्रेटरी अगर आके बैठता है तो वो यकीनन वो फिर मामलात को इसी दौरान, ट्रांजिशन के दौरान ही वो संभालेगा, मीटिंग्स करेगा, देखेगा सारे मामलात को। तो मेरे ख्याल से फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ऐलान कर, क्योंकि दो लोगों का तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये दो लोग नहीं होंगे टीम में, तो फिर कौन होगा, अब ये मेरे ख्याल से जल्द ही ऐलान हो जाएगा उनकी तरफ से। और उसके बाद दुनिया जो है वो देखेगी कि भाई पेंटागन का चीफ कौन आ रहा है, यानी सेक्रेटरी डिफेंस कौन आ रहे हैं, और सेक्रेटरी स्टेट कौन आ रहे हैं, होमलैंड और सीआईए डायरेक्टर कौन आ रहा है। अच्छा, ये अब इसमें जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये, लेकिन ये जो शख्सियात हैं जैसे माइक रॉजर्स हैं, अब माइक रॉजर्स हो या माइक रॉजर्स हो, ये तो देखें, ये तो यूक्रेन के सपोर्टर्स हैं, और बढ़ के बाई पार्टीजन एक डेलीगेशन लेके माइक रॉजर्स जो हैं वो कुछ अर्से पहले यूक्रेन गए थे। इसी तरह से जो बाकी लोग हैं, चाहे वो टॉम कॉटन हो या माइक वॉल्स हो, ये सारे लोग जो हैं ये तो यूक्रेन के हामी हैं। इनमें से कोई भी जो है वो पुतिन का हामी ऐसा सच नहीं है। तो जो भी, अच्छा, और चाइना हॉक्स हैं, जो ये माइक पॉम्पियो भी चाइना हॉक हैं, और ये भी चाइना हॉक हैं, जो निकी हेली हैं वो भी चाइना हॉक्स हैं। ये जो है ये रशिया के बारे में एक बड़ा क्लैरिटी रखते हैं सेक्रेटरी डिफेंस जो है। तो इनको कहाँ पे एडजस्ट करना है, या कोई ऐसी शख्सियत लानी है जो कि ये यूक्रेन के ऊपर और प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, अदर देन इलॉन मस्क को तो जाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि सेक्रेटरी डिफेंस या सेक्रेटरी स्टेट बनाया जाएगा, लेकिन बाकी कोई ऐसी शख्सियत जो कि इस नुक्ता नज़र के ऊपर एग्री करें कि जिसमें नेटो के साथ भी हो सकता है, आने वाले दिनों में देखते हैं कि इन आम पोस्टों पे कौन आता है। अच्छा, अब इसी में जो दूसरा यहाँ पे सिलसिला है वो ये सिलसिला शुरू हो रहा है कि एक और जगह भी तो जश्न हो रहा है, यानी जहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से हम देख रहे हैं कि कुछ मुल्कों में बड़ी खुशी मनाई जा रही है, तो उन मुल्कों में रियासती सतह पे जो है वो नॉर्थ कोरिया भी बड़ा खुश है। अच्छा, किम जोंग उन जो है वो उनको जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है शुरू में तो बड़े उनके खिलाफ थे, लेकिन फिर उसके बाद ही हुआ कि उनके साथ मुलाकात भी हुई,
वो गए भी कोरिया, उन्होंने जो है वो ये अब देखिए ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनके क्रेडिट में दो चार बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जाती हैं। दाइश के खिलाफ उन्होंने पूरी जंग का खात्मा किया, उन्होंने कहा मैं विड्रॉल करूंगा यहाँ से मिडल ईस्ट से ट्रूप्स का। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने ये कोरिया के अंदर जो एक्सलेशन थी उसको कम करवाने की कोशिश की। लेकिन अब वहाँ पर जश्न इसलिए हो रहा है कि वो मिसाइल प्रोग्राम तो अपना नहीं उन्होंने रोका ना, वो तो मिसाइल प्रोग्राम उनका तेज हो गया। और बल्कि उनके दो दोस्त जो हैं, उनके दो दोस्त, उन्होंने बेस्ट फ्रेंड कहा था उस वक्त, कई लोगों को वो बेस्ट फ्रेंड अपना कह चुके हैं, तो उसमें जो है वो जाहिर है कि उसमें मौजूद हैं, उसमें जो लिस्ट है उसमें तो नॉर्थ कोरिया के भी प्रेसिडेंट को उन्होंने कहा था कि ये भी बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। जो साउथ कोरिया, इस पर बेचैन भी हो रहा है, क्योंकि यकीनन वो साउथ कोरिया और जापान और ये सारे मुल्क इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनका ये झुकाव पीस और मुज़ाकरात और इस तरफ है सारा। अच्छा, अब प्यूटिन के साथ उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हो चुके हैं नॉर्थ कोरिया के साथ, तो यहाँ मामलात गंभीर हैं। अच्छा, मामलात गंभीर इसलिए हैं कि ये, और इसमें चाइना भी है दरमियान में, यानी चाइना भी है और नॉर्थ कोरिया भी है और रशिया भी है, और ब्रिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है। ये ब्रिक्स जो है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प 1.0 के दौर में इतना बड़ा ब्रिक्स नहीं था जितना ट्रम्प 2.0 के दौर में है ब्रिक्स, और ना दूसरे मुल्कों के पास इतने ऑप्शंस थे। तो ये ब्रिक्स भी एक्सपेंड हो गई है और एससीओ भी एक्सपेंड हो गई है। देखिए ना, इजिप्ट उसमें है, उसमें इथोपिया, उसमें बहुत बड़ा लैटिन अमेरिका के मुल्क उसमें बहुत से आ गए। तो अब ये है कि इसमें अगर ईरान के साथ उनकी पॉलिसी हॉकिश होती है, जो कि वो जाहिर है कि ईरान से वो निकल गए थे डील से, लेकिन ये है कि और उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे भी ईरान के एक साहब का नाम बाइडेन इंतजामिया ने डाल दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो रशिया का क्या करेंगे और वो नॉर्थ कोरिया का क्या करेंगे, क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इसाक डार साहब की अरब इस्लामिक समिट के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत की है, जबकि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की मुहिम जोई की भी मज़म्मत की गई है। ये भी देखना है कि ओआईसी के इजलास जो हो रहा है सऊदी अरेबिया में, तो उसमें ये ताज़ा तरीन जो पॉलिसी है जिसमें कतर ने कहा है कि हम हमास के ऑफिस को बंद कर रहे हैं। अब वो मुज़ाकरात से अलग हो रहे हैं, अब ऑफिस बंद होते हैं नहीं होते, क्या सूरत हाल होती है, लीडरशिप वहाँ रहती है, टर्की चली जाती है, किस मुल्क में ईरान चली जाती है, ये देखना है अभी। लेकिन इशू ये है सारा कि इस पूरे इश्यूज में इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। यूक्रेन की वॉर की जो एंडिंग है वो कैसे होगी, मतलब किस तरह से होगी, और उसमें जो है वो उसका कोई फार्मूला सामने नहीं आया। मतलब टेरिटरीज को कंसीड कर, टेरिटरी छोड़ेंगे, यानी एक तो चाइना की पॉलिसी थी कि भाई टेरिटरी को छोड़ दिया जाए, वो तो टेरिटरी को अगर छोड़ देते हैं तो वो तो बहुत आगे तक जाके फिर तो पूरा का पूरा जो है वो क्रीमिया का भी इलाका और बाकी जो दम्बास जो नीचे बहुत बड़ा इलाका तो रशिया के पास जा चुका है ऑलरेडी। तो रशिया तो और थोड़ा सा इसको खींचेगा और फिर उसके बाद मुज़ाकरात पे चला जाएगा, तो उसमें तो फिर यूक्रेन तो नहीं रहा वहाँ पे। अच्छा, फिर यह है कि नेटो के अंदर नेटो मुल्क कैसे इसको देखेंगे, क्योंकि नेटो अब यूरोप के अंदर ये बहुत ज़्यादा इससे इम्पोर्टेंट बात है कि मेक यूरोप ग्रेट अगेन वाला बात है कि यूरोप को खुद खड़ा होना है, अपनी पॉलिसीज लेके चलना है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जो है वो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मतलब है कि बड़ा पोटेंशियल है यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, लेकिन वो किस तरह से, क्योंकि जाहिर यहाँ पर भी इलेक्शंस आ रहे हैं, जर्मन गवर्नमेंट शायद चेंज हो जाए, बाकी मामला हो, तो यूरोप भी इस वक्त जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस यूरोप ले रहा है। और यूरोपीय यूनियन जो है वो एक यूरोपीय यूनियन भी नेटो के हवाले से भी काफ़ी कुछ ऐसा है जो भी अनसर्टन है। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प 1.0 और 2.0 में क्या फ़र्क होता है ये भी देखना है। क्या वो बिल्कुल उसके डिटो होता है, क्योंकि डिटो तो हो नहीं सकता। डिटो बिल्कुल हम समझे कि जो ट्रम्प 1.0 था वो 2.0 होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो दुनिया चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है। और मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त अगर आप नॉर्थ कोरिया से बात करते हैं तो वो उसके डांडे तो मिलते हैं जाके मशरिक़ वस्ता तक,
ठीक है। अच्छा, फिर उसमें यह है कि अगर वो बात करते हैं तैयब उर्दुगन से, जाहिर है वो भी उनके दोस्त हैं, तो तैयब उर्दुगन से अगर वो बात करते हैं तो फिर उसमें फिर रशिया भी आता है, फिर उसमें वो जो है वो इसराइल के हवाले से पॉलिसी भी आती है, तो अभी बड़ा ट्रिकी, नेटो का भी मेंबर है टर्की। तो ये अभी जो है मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे नाम सामने आते जाएंगे वैसे वैसे क्लैरिटी होगी कि उनकी, और इसमें दरमियान में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब और अब ज़ाहिर है सरबराही इजलास हो रहा है, तो वहाँ पे हम तवक्को करते हैं कि वहाँ पे दूसरे मुल्कों के भी, एक तो वज़ीर ख़ारजा का इजलास है, वो तो हमें बिल्कुल इल्म है, लेकिन कौन कौन से सरबराहान पहुँचते हैं। अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के, वो तो कायरो में है सर। अभी देख रहे हैं कि कौन कौन से सरबराहान यहाँ जमा होते हैं रियाद में, और यहाँ से एलामिया क्या आता है इस मरले पे। और अगर सीज़ फायर टॉक्स ही ख़त्म हो गई हैं, और अगर जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जी 2 स्टेट सॉल्यूशन तो रहा नहीं, क्योंकि अब वो दूसरी जगह पे तो सेटलमेंट्स ही आ गई हैं, तो फिर ये देखना है कि कैसे ये पीस का मामला जो है दोनों वॉर्स में, दोनों जहरियतों में या जंगों में या जो भी नाम दें, कि उसका पीस सॉल्यूशन कैसे निकलता है, सीज फायर किन टर्म्स पे होती है, तो ये बड़ा चैलेंज होगा। और दूसरी बात है कि मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर तो वो बिलीव नहीं करते ट्रंप, तो फिर खाली देखें उनके दोस्त तो हैं ना, मतलब अमेरिका आइसोलेशन में तो नहीं काम कर सकता। अगर आपको अमेरिका क्वाड को कैसे लेके चलता है, क्वाड को लेके चलता है तो चाइना खड़ा है सामने, अगर वो लेके चलते हैं, और अगर लेट्स से कि वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि मैं आपका दोस्त हूँ, बड़ा ज़बरदस्त हूँ और हम ऐसे आपकी हेल्प करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चाइना से, मैंने आपसे बात की ना कि चाइना के साथ क्या इंडिया के जो बर्फ पिघली है, तो क्या इंडिया की बर्फ पिघली है इसलिए ना कि इंडिया की ज़रूरत है, और इंडिया की ज़रूरत है इंडो पैसिफिक में, और इंडो पैसिफिक में वो जो एक बात होती है कि हम आपको पैसे देते हैं, ये करते हैं, फलां करते हैं, एड देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया से इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात होगी। लेकिन ये तो ज़रूर होगा कि आप हमारे पार्टनर हैं, तो फिर आप हमें देखें, अगर वो ताइवान से ही बात कर सकते हैं तो इंडिया से भी कहेंगे अच्छा हम आपको दे रहे हैं ये चीज़ें, हम आपको असला दे रहे हैं, तो जवाब में आप क्या देते हैं हमें। इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी चैलेंजेस हैं इस वक्त, और लेकिन बहरहाल वो रिलीफ जरूर है कि वो जो प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर में एक खिंचाव में नजर आया, उससे इंडिया जरूर निकलेगा, लेकिन वो कैसे की शक्ल में निकलेगा। अच्छा, वहां पर जो है वो एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर जो हसीना वाजिद है, उनकी गवर्नमेंट के लोग भी, यानी उनकी जो साबिक गवर्नमेंट है वो भी खुश हो रही है, उनकी मुजाहिर, उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारी भी यहाँ पर आप देखें कि हम पे क्या गुजरी बांग्लादेश में। तो अब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से मामलात ऐसे हैं जो कि उनके प्लेटर में हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, और उसमें जो है उसमें साथ ही ये देखें, ये जो बुध का दिन है ना, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात होगी, तो ये उसके बाद तेजी के साथ प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात होने जा रही है शी जिनपिंग से, जो मैं बाद में जिक्र करता हूँ, कर चुका हूँ पहले भी, और शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो रही है, और मुलाकात उनकी होने जा रही है 2 दफ़ा शी जिनपिंग से, एक तो पेरू में होने जा रही है और एक ब्राज़ील में होने जा रही है, एपेक और G20 में प्रेसिडेंट बाइडेन की, आउटगोइंग प्रेसिडेंट की। अब आउटगोइंग प्रेसिडेंट से मुलाकात जब शी जिनपिंग करेंगे तो वहां पे असल तो ट्रंप 13 तारीख को मिल चुके होंगे व्हाइट हाउस में, और अगर व्हाइट हाउस में वो चले जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप और जाके मिलते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन से, तो एक तरह से तो ट्रांजिशन ऑफ पावर हो गई। तो अब ट्रांजिशन पार हो गई, और नए सेक्रेटरी का वो ऐलान, जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाई मैं ये निकी हेली और माइक पॉम्पियो को नहीं ला रहा, तो फिर वो किसको ला रहे हैं, वो नाम भी सामने तेजी के साथ आ जाएंगे, माइक रॉजर्स को ला रहे हैं या टॉम कॉटन को ला रहे हैं। वो चाहेंगे जल्दी कि मैं जल्दी अपनी टीम की अनाउंसमेंट्स करूं, ताकि वो टीम जो है वो होल्ड करे फौरी तौर पे ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और आगे अंदर दाएं बाएं मैं बता दूंगी जी मैं आने के बाद यही चीफ किसको लगाऊंगा, मैं आने के बाद जो है, जैसे व्हाइट हाउस गेट कीपर तो अनाउंस कर दिया उन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त टफ खातून है, जो सुजी वेल्स है उनकी पुरानी लॉयलिस्ट हैं और लो प्रोफाइल में, जैसे माइक रॉजर्स लो प्रोफाइल में रहे ना। अब ये दोनों तीनों नाम जैसे ही वो अनाउंस करते हैं तो अगली दुनिया फौरी तौर पे उनकी कॉल्स रिसीव करेगी। यानी अब प्रेसिडेंट बाइडेन की कॉल्स तो मेरे ख्याल से अब वो जाते हैं, अगर ट्रंप से मिलने के बाद वो शी जिनपिंग से मिलते हैं, देखिए ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है, जो मैं बात दोबारा कर रहा हूँ। अगर 13 तारीख को ये मुलाकात होती है बुध के रोज, ट्रंप जाते हैं व्हाइट हाउस, तो एक तरह से व्हाइट हाउस में जाके तो वो तो व्हाइट हाउस को टेक ओवर कर रहे हैं ना एक तरह से। बाइडेन के आप दावतनामे को ये समझ लेंगे ट्रंप आ गए एक तरह से व्हाइट हाउस, साथ और टीमें अनाउंस कर रहे हैं अपनी तेजी से।
तो अब इस पूरी पिक्चर में जो है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान हम कैसे देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने खुद ठीक करनी है, और हम ये अच्छा भी अब तो बरस हो गए, सारा साल हो गए इस बात को करते हुए कि जी IMF का डेलीगेशन आएगा तो FBR की सलाहत, इस सिस्टम में, इस अरेंजमेंट में कैसे कोई सलाहत हो सकती है, कैसे कोई निष्कारी हो सकती है, कैसे कैसे कौन सी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मौजूद है। तो इसीलिए जो मैं कहता हूँ ना कि सिस्टम अब कोलैप्स पड़ा हुआ है, इसके ओनरशिप है नहीं कोई, इसमें इसको कोई मतलब क्या की बात करेंगे, वो क्या आएंगे। जाहिर है औरंगजेब साहब भी नहीं कर सकते वो इस अरेंजमेंट का हिस्सा है। औरंगजेब साहब वो, मैंने आपसे कहा ना, वो खुद इस अरेंजमेंट में बदकिस्मती वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि FBR का बढ़ना चाहिए, सबको टैक्स देना होगा, सबको निजकारी के हवाले से, लेकिन ये तो थ्योरी है ना, इसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन्होंने, ये एक सवाल है। तो ये कि FBR नाकाम हो गई, ये फलां हो गया, ये तो सभी नाकाम हो, सभी मुल्क में कामयाब फिर कौन है, हर चीज़ को ठुस हो गई है, तो फिर ये तो कैसे चलेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, सिस्टम तो गॉन सिस्टम, ये अब रॉटन सिस्टम के अंदर आप बैठ के ये कहें कि जी अच्छा जी एक एलिट क्लास होती है तो एलिट क्लास टैक्स देगी तो उसको यूं होगा तो ऐसे होगा, वो भाई ये बातें तो जो है वो औरंगजेब साहब से माजरत के साथ ये बातें तो हम करते रहे हैं ना, और करते ही रहे हैं, आपके आने से पहले भी हो रही थी और आपके जाने के बाद भी होती रहेंगी। तो ये तो कोई बात ना हुई ना, ये आपसे पहले यही बातें तो सारे लोग करते रहे, बल्कि मतलब बहरहाल तो अब ये भी नहीं हो सका, वो भी नहीं हो सका, वही चीज़ भी रह गई, वो चीज़ भी रह गई, फलां भी नहीं हुआ, फलां भी नहीं हुआ, काम तो फिर क्या हुआ है। और सवाल इसके कि मजीद टैक्सेस, ये मत कहिएगा कि मिनी बजट लाना ज़रूरी है क्योंकि लोग टैक्स नहीं देते, लोग तो सांस लेने का भी टैक्स दे रहे हैं। ये जो स्मॉग फैली हुई है, ये सारा मलबा आपने डाल दिया इंडिया के ऊपर, होगा उनका भी कंट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ आपके यहाँ जो मामला है उसको आपने ठीक कर लिया क्या। तो बात यह है कि वो तो अब हर चीज के ऊपर ही अगर हम ये कह दें कि जी ये उसने किया था, ये वो कर रहा है, ये फलां कर रहा है, ढिमाकना कर रहा है, हम खुद क्या कर रहे हैं भाई। तो मेरा ख्याल है कि हमें बड़ी इस वक्त इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो इकोनॉमी का इशू है, इसमें चाइना के साथ, इसमें IMF के साथ, इसमें जो, और IMF का वो मुआहदा जो कि बाइडेन दौर में हुआ था, तो नई एडमिनिस्ट्रेशन आके उसको कैसे देखेगी, ये भी एक सवाल है बहुत ज्यादा। वो तो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना, तो बड़ी मोहतात होकर चलने की जरूरत है। इस सिस्टम से काम अगर नहीं हो रहा तो ये सिस्टम बेटर है जितनी देर बैठना है, लेकिन जितनी देर बैठेगा उतनी देर ये अरेंजमेंट जो है मुल्क को नुकसान करता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे